Welcome to all my dear students. Once again, myself Saurabh Tiwari. I am going to teach you mathematics in our new educational branch. The name of this branch is the Perfect Learning Club. All my mentors are already you know that working hard and giving us such a magnificent education to all of you. So I would like to thank every mentors in our new educational branch. So guys, today I am going to teach you class 10th mathematics, and first chapter I will start number system. So guys, number system is a very important topic in our mathematics. All you know that without number system we can't do anything in our daily lives, we can't survive in our daily life. So guys, before starting to our chapter, we know that what is number system, how we can use it, and in number system firstly we introduce what is number system, what is the number systems, how many types of number system, what is number system trees. So sometimes some education some teachers introduce directly in first exercise division algorithm lemma. So we don't go this exercise. Firstly we will introduce you what is number system and what is the basic structure of number system. So starting our chapter, in that topic one most important topic I will tell you, and today I will tell you the use of pi. So guys, you watch full video. At the end you will know that how we can use calculate and how we know that the value of pi. You don't know, I think, that time. So it is the most important topic for our this lecture. So guys, you know everything about the knowledge of pi. So guys, also today we will introduce you ISRO and NASA. We connect how to use pi value in our spaces, our greatest scientist, our ISRO and NASA. So guys, watch the video at the end and I think you will know the knowledge of pi. So guys, let's start our first chapter, number system. So guys, let's start our first chapter, number system. First we will look what is the curriculum of our class 10th syllabus. तो जैसा कि हम ये आपको बताते हैं कि पहले हमें पाठ्यक्रम को समझना जरूरी है कि हमारे क्लास 10th में कितने यूनिट्स हैं, कितने चैप्टर ऑलरेडी हमें पढ़ने हैं और कितने नंबर के कौन से चैप्टर की क्या वेटेज है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जिस चैप्टर की आपका वेटेज कम रहता है उसको ज़्यादा वैल्यू दे देते हैं. तो इसलिए यहाँ पे हमने मार्क्स सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड्स का मार्क्स भी लिख दिया है कि आप चैप्टर को देखकर बता सकते हैं कि हाँ ये चैप्टर इतने नंबर का वेटेज है या ये चैप्टर इतने नंबर्स के क्वेश्चन इस चैप्टर से आएंगे. तो ये स्ट्रेटजी हमारी होनी चाहिए कि जो हमारा चैप्टर है कितने नंबर का है और टोटल मार्क्स कितने हमारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं. तो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट चैप्टर इन आवर टॉपिक इज नंबर सिस्टम. एंड मैंने भी इंट्रोड्यूस कराया आपको कि नंबर सिस्टम जो टॉपिक है ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये जो सीबीएसई बोर्ड में पूछा जाता है वो 6 मार्क्स से क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होते हैं, ठीक ना. और जो टोटल मार्क्स होते हैं सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में वो 80 मार्क्स का होता है, यानी 20 मार्क्स जो आपके इंटरनल असेसमेंट के हो जाते हैं, प्रैक्टिकल के वहाँ से ऐड होते हैं. 80 मार्क्स का पेपर ऑलरेडी सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम से क्लास 10th में आता है और यूपी बोर्ड का जो है वो 70 मार्क्स का पूछा जाता है. 30 मार्क्स आप लोग प्रैक्टिकल में पा जाते हो. तो देखते हैं पहली यूनिट जो है नंबर सिस्टम. इन नंबर सिस्टम में आपको पढ़ना है डिवीजन एल्गोरिथम लेमा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक इस टॉपिक में आएगा और आप इरेशनल नंबर का प्रूफ आपसे पूछा जाएगा. तो ये सारे टॉपिक इसमें पढ़ेंगे और ये बहुत आसान चैप्टर है हमारे सिलेबस में, तो ज़्यादा डिफिकल्टीज आपको नहीं आएगी. मैं ऐसा आपको चैप्टर आज ये पढ़ाने वाला हूँ. और हाँ, एक चीज़ ये बता दूँ, क्लास 10th का जो सिलेबस है, क्लास 10th की जो मैथमेटिक्स है उसको आपको अभिषेक सर क्लास लगाएंगे. थोड़ा डिले हुआ है इसलिए हमने क्लास 10th का आज एक चैप्टर लगा दिया है. बाकी की क्लासेस अभिषेक सर आपको लगाएंगे, वहाँ से पॉलिनोमियल आपको पढ़ाएंगे जो एल्जेब्रा का टॉपिक है. सो यूपी बोर्ड में ये 5 इसका जो वेटेज है 5 मार्क्स का है. ऑलरेडी 5 मार्क्स में ये आस्क किया जाता है, 5 मार्क्स यहाँ से पुटअप होते हैं.
और अलजेब्रा की बात करें सेकंड यूनिट में, ये 20 मार्क्स का पूछा जाता है यूपी बोर्ड क्लास 10th के एग्जामिनेशन में। तो सोचो इसका वेटेज कितना ज़्यादा है अलजेब्रा का। अगर हमने अलजेब्रा अच्छे से पढ़ लिया और ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ये जब सिलेबस फिनिश होगा, आंसर कराएं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कराएंगे, वहाँ पे आपको जो प्रीवियस ईयर बोर्ड में क्वेश्चन पूछे गए हैं वहाँ सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। अलजेब्रा जो है 20 मार्क्स का पूछा जाता है सीबीएसई बोर्ड के एग्जामिनेशन में। और हाँ, यूपी बोर्ड में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आप देख रहे हैं केवल 2 मार्क्स का डिफरेंस है, 18 मार्क्स का वेटेज है अलजेब्रा से। तो थर्ड यूनिट हमारी जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये 6 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ईजी चैप्टर है और यूपी बोर्ड के एग्जाम में ये सिर्फ 5 मार्क्स का पूछा जाता है। अगला जो टॉपिक है ज्योमेट्री 15 मार्क्स का, ये भी काफ़ी अच्छा चैप्टर है, इसका भी वेटेज ज़्यादा है और यूपी बोर्ड के एग्जाम में 12 मार्क्स का पूछा जाता है। मैंने सीबीएसई बोर्ड लिखा है, जो हमारा सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड जो है 12 मार्क्स का पूछा जाता है। बाकी जितने सारे बोर्ड हैं उसके लिए अगर आप कमेंट करोगे उसके लिए भी बता देंगे किसी क्राइटेरिया क्या है। तो अभी मैंने सीबीएसई और यूपी बोर्ड का ही लिखा है। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री जो है ये 12 मार्क्स का पूछा जाता है और यूपी बोर्ड में 10 मार्क्स का इसका वेटेज है। मेंसुरेशन में 10 मार्क्स से सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं और 10 मार्क्स में यूपी बोर्ड के क्वेश्चन आते हैं, यानी दोनों का वेटेज क्या है, इक्वल है, ठीक ना। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये भी बहुत आसान चैप्टर है, इसमें 11 मार्क्स के इसका और 10 मार्क्स से इससे पूछे जाते हैं। तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हैं कि चैप्टर्स क्या है, हमारा करिकुलम क्या है और कितने नंबर्स के कौन से चैप्टर से क्या टॉपिक पूछा जाता है। तो अब हम अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, नंबर सिस्टम। So our first chapter is number system. Tell me something about number system. In your daily life, if you do any work, then there is a lot of work on a number system. Something, if you count any number, then you use number system. आप कहीं suppose that रेलवे टिकट की लाइन में खड़े हैं, वहाँ पे भी आपको गिनकर बताना पड़ेगा कि कितनी लाइंस लगी हैं, इस लाइंस में कितने लोग हैं, तो वहाँ भी नंबर का काम आता है। नंबर का काम जैसे आप मोबाइल में किसी SMS कर रहे हैं या व्हाट्सएप पे चैट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी नंबर का काम आता है। फ़ोन पे बातें करते हैं, नंबर को डायल करते हैं, तो वहाँ पे भी नंबर सिस्टम का काम आता है। और हाँ, एक चीज़ और, नंबर सिस्टम जो है कंप्यूटर भी हमारा किस पे बेस चलता है, नंबर पे ही चलता है। वो सिर्फ बाइनरी डेसिमल जो नंबर्स होते हैं उस पर कैलकुलेट करता है चीज़ों को, ठीक ना। नंबर सिस्टम को चार भागों में डिवाइड किया गया है। तो पहला जो है इसको, और नंबर सिस्टम किसी बुक्स में नंबर सिस्टम दिया है पहला चैप्टर, और किसी बुक्स में जो है रियल नंबर दिया है। तो ये बुक्स पे डिपेंड है कि रियल नंबर, ये कंफ्यूज ना होना कि नंबर सिस्टम टॉप चैप्टर हमारे में है ही नहीं है। तो नंबर सिस्टम किसी में है, किसी में पहला चैप्टर है रियल नंबर। तो ये रियल, इसका ही पार्ट है रियल नंबर। अभी पूरा स्ट्रक्चर हम जब बनाएंगे तो एक एक चीज़ आपको समझाएंगे। तो नंबर सिस्टम को जो 4 भागों में डिवाइड किया गया है, पहला बाइनरी, दूसरा डेसिमल, तीसरा पहला है बाइनरी नंबर, डेसिमल नंबर और ऑक्टल नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर। बाइनरी नंबर में बेस कितना होता है, 2 होता है, यानी बाइनरी नंबर में केवल 2 डिजिट की बात की जाती है, 0 और 1 की। डेसिमल नंबर में बेस कितना होता है, डेसिमल नंबर में बेस होता है 10,
और यहाँ पे 0 से, इसमें सिर्फ 0 से 9 डिजिट होते हैं। और जो नंबर हम अब पढ़ते हैं अपने मैथमेटिक्स में वो यूजुअली एज अ डेसिमल नंबर हम यूज़ करते हैं। सारे नंबर इसी डिजिट से होते हैं आप जो मैथमेटिक्स में पढ़ते हो, डेसिमल नंबर। और ऑक्टागल में बेस होता है 8, 0 से 7 डिजिट होते हैं इसमें, ठीक। और हेक्साडेसिमल नंबर में 16 होता है बेस, और इसमें डिजिट होते हैं 0 से 16। 0 से 9 तक डिजिट में हम चलते हैं, उसके बाद 10 से हम A to E तक चलते हैं। मीन्स समझिए, जैसे हम 10 लिखेंगे यानी 10 को हम A से डिनोट कर देंगे, 11 लिखेंगे 11 को B से डिनोट कर देंगे, 12 लिखेंगे 12 को हम C से डिनोट कर देंगे, ऐसे 13 को D से डिनोट कर देंगे, यानी E तक हम आगे जो इसके आगे के नंबर हैं उस लिखते हैं, ठीक ना। बाइनरी नंबर जो हमारा कंप्यूटर होता है, ये बाइनरी नंबर यूज करता है, 0 एंड 1। आप लोग क्लास 7th में पढ़ चुके हो, 8 में कंप्यूटर पढ़ चुके हो, तो बाइनरी को डेसिमल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट किया जाता है ये आप लोगों को आता है, ठीक ना। ये केवल 0 और 1 को रीड करता है हमारा कंप्यूटर। डेसिमल नंबर जो हम डेली मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, 0 से 9 डिजिट तक हम ये 0 से लेकर 9 डिजिट ही यूज होता है, और बेस 10 होता है। जैसे मैंने कोई नंबर लिया 25, ये हमारा कौन सा नंबर है, डेसिमल नंबर है। अब इसका बेस 10 हमेशा रहता है, ये हम लोग लिखते नहीं लेकिन इसका बेस 10 ही रहता है, ठीक ना। जैसे मान लीजिए कोई नंबर हमने लिख दिया 125, कुछ भी लिख दीजिए आप, और इसका बेस कितना रहता है, 10 रहता है। बेस हम लोग लिखते नहीं लेकिन इसका बेस ये 10 रहता है, ये नंबर सिस्टम का पार्ट है, ठीक ना। डेसिमल नंबर हम लोग यूज करते हैं, इसमें 9 ही डिजिट होते हैं। जैसे मैं कोई नंबर लिखूं, अब बताइए इसमें कितने डिजिट हैं या कितने नंबर हैं। ये 125 कितने नंबर हैं, कोई बोलेगा 3 नंबर है, ये गलत है। इसमें केवल 1 नंबर है, ये एक ही नंबर है। डिजिट कितने हैं मैं पूछूं तो आप बोलोगे 1 2 3, और नंबर कितने हैं, 1 नंबर। अगर मैं इसमें ऐसे कॉमा लगा के लिखूं 1 2 3, अब कितने नंबर हुए, तो अब ये 3 नंबर हुए, ठीक ना। अगर इसको मिलाकर लिख दूं मैं तो आप कहोगे कि इसमें कितने नंबर हैं, ये केवल 1 नंबर है। और डिजिट की अगर मैं बात करूं तो इसमें कितने डिजिट हैं, 1 2 और 3 डिजिट है। तो ये नंबर सिस्टम के आपको पार्ट समझ में आए, और जो हम यूज करते हैं ये भी समझ में आया कि डेसिमल नंबर हम लोग यूज करते हैं, ठीक ना। उसमें कितने डिजिट होते हैं, 0 से लेकर 9 डिजिट होते हैं। अब मैं बात करूंगा रियल नंबर की। अब पहले हम नंबर सिस्टम का पूरा स्ट्रक्चर बनाएंगे, नंबर सिस्टम में कौन कौन से पार्ट आते हैं, रियल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है। ये सारी चीज़ें अगर हमें नहीं आएगी तो हम रियल नंबर की एक्सरसाइज को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। वहाँ पे कोप्राइम की बात करेगा, वहाँ प्राइम नंबर्स की बात करेगा। तो अगर हमें ये छोटी छोटी डिफिनीशंस नहीं पता होंगी तो हम क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम नंबर सिस्टम का पूरा स्ट्रक्चर बनाने चल रहे हैं, ठीक। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। बाइनरी क्या है, इसका बेस 2 होता है, 0 एंड 1। डेसिमल क्या होता है, इसका बेस 10 होता है, और 0 से लेकर 9, इसमें 9 डिजिट होते हैं, 10 डिजिट टोटल होते हैं, 0 को इंक्लूड कर दोगे तो 10 डिजिट होते हैं इसमें। ऑक्टल बेस में क्या होता है, इसमें 8 डिजिट होते हैं, ठीक ना। इसका बेस 8 होता है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। और आप लोग बाइनरी से डेसिमल कन्वर्ट करते हो कंप्यूटर में, डेसिमल टू बाइनरी, उसको कन्वर्ट नहीं कराऊंगा, बाकी आप ये चीज़ें कर चुके हो, ठीक। दिस इज ऑल द पार्ट ऑफ नंबर सिस्टम। इतने पार्ट्स में हमारा नंबर सिस्टम होता है। पहला है रियल नंबर और दूसरा है इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर के ये सारे पार्ट्स हैं जो आप देख रहे हैं, और इमेजिनरी नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर। ये टॉपिक आप क्लास 11th में पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर 11th में एक चैप्टर है, वहाँ पे आप पढ़ेंगे। रियल नंबर में, रियल नंबर 2 टाइप्स के होते हैं, पहला रेशनल नंबर और दूसरा इरेशनल नंबर। व्हाट इज रेशनल नंबर, व्हाट इज एन इरेशनल नंबर, वी विल टेल यू आफ्टर सम टाइम, ओके, ठीक। रेशनल नंबर कितने टाइप्स के होते हैं, रेशनल नंबर के 2 पार्ट होते हैं, इंटीजर और फ्रैक्शनल नंबर, ठीक। इंटीजर्स कितने पार्ट होते हैं, इंटीजर्स के, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। और पॉजिटिव इंटीजर में क्या क्या आ जाता है, पॉजिटिव इंटीजर में आता है नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर के जो पार्ट आते हैं वो प्राइम नंबर आते हैं, कंपोजिट नंबर आते हैं और इवन नंबर आते हैं। और निगेटिव जो तुम्हारा इंटीजर होता है, ठीक ना, और पॉजिटिव में होल नंबर भी आ जाता है,
ठीक। और जीरो में भी जीरो होल नंबर में आता है, क्योंकि अभी डिफिनीशन में हम इसको क्लियर करेंगे। ठीक, ये जो नंबर ट्री है आपका, एक एक डिफिनीशन को अभी हम एक्सप्लेन करेंगे और आपको समझाएंगे कि निगेटिव नंबर क्या है, इंटीजर्स क्या है, रेशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, क्योंकि बिना इन सबको समझे हम नंबर सिस्टम को नहीं पढ़ सकते, नंबर सिस्टम हमें नहीं आएगा। इसलिए मैंने नंबर ट्री को पूरा यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया है। ठीक, अब हम एक एक डिफिनीशंस को लेते हैं, एक एक टॉपिक्स को उठाते हुए, समझाते हुए बताते हैं क्या है रेशनल नंबर, क्या है इरेशनल नंबर, क्या है निगेटिव, क्या है पॉजिटिव, ठीक, क्या है प्राइम नंबर, क्या है कंपोजिट नंबर, क्या है इवन नंबर और क्या है ऑड नंबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहाँ गया यार मिटाने वाले तो। क्या हो गया? अबे यार व्हाट इज नेचुरल नंबर। तो पहले हम जानते हैं नेचुरल नंबर होता क्या है। तो इसकी डिफिनीशन होगी ऑल द सेट ऑफ काउंटिंग नंबर is called natural number. All the set of counting number is called natural number. यानी जितने भी संख्या हैं, जो भी संख्याएं हैं जिसको हम काउंट कर सकते हैं, वो क्या कौन सा नंबर कहलाती है? नेचुरल नंबर, यानी प्राकृतिक संख्याएं। या इसको हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं, या एग्जाम्पल देखिए जैसे 1 2 3 डैश 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 गोज टू इन्फिनिटी, इनफाइनाइट तक चली जाती है। ठीक ना, ये कभी इंड नहीं होती है, ये इनफाइनाइट तक चली जाती है। या ये भी हम कह सकते हैं द नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड गोज टू इनफाइनाइट इज कॉल्ड अ नेचुरल नंबर। या ये भी कह सकते हैं ऑल द सेट ऑफ काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड अ नेचुरल नंबर। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सी डिफिनीशन इजी लग रही है। बस आप समझिए नेचुरल नंबर वही होता है, एक से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है? इनफाइनाइट तक। मैं बोलूँ 45 क्या है? नेचुरल नंबर है। 616 क्या है? नेचुरल नंबर है। कोई भी नंबर लीजिए वो क्या है? नेचुरल नंबर है, यानी प्राकृतिक संख्या है। 8000 कुछ भी लीजिए, 8436, ये क्या है? नेचुरल नंबर है। ठीक, इसको हम एन से डिनोट करते हैं, यानी ऑल द सेट ऑफ काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड अ नेचुरल नंबर। अगली डिफिनीशन इवन नंबर। The number which is divisible by 2 is called even number. Example 2 4 6 8 डैश डैश डैश। इवन नंबर यानी सम संख्या। द नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2, जो 2 से डिवाइड हो जाए वो नंबर कौन सा नंबर कहलाता है? इवन नंबर। अब जिसको 2 की डिविजिबिलिटी नहीं आती उसको तो समस्या आएगी। कोई भी नंबर दे दिया जाए, अगर पता लगाना हो ये इवन नंबर है या नहीं, तो अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल नहीं आता होगा 2 की, तो आप नहीं बता सकते हैं इवन नंबर क्या है। तो जल्दी से हम आपको 2 की डिविजिबिलिटी बता देते हैं, आपको फिर इवन नंबर पहचानने में दिक्कत ना आए।
टू की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट 0 दिख जाए, 2 दिख जाए, 4 दिख जाए, 6 दिख जाए और 8 दिख जाए, आपको बस इतने डिजिट माइंड में रखने हैं, इतने डिजिट आपको पता होने चाहिए। अगर लास्ट में कहीं आपको 0 दिख रहा है, लास्ट डिजिट मतलब कि जैसे मैं कोई नंबर लिख दूं 2480, अब मैं तुमसे पूछूं कि क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है, तो आप कहेंगे है, क्योंकि इसका जो लास्ट डिजिट है वो क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो आप आसानी से इसको बता सकते हैं। अगर 2 भी मिल जाए तब भी 2 से डिविजिबल हो जाएगा, 4 मिल जाए तब भी डिविजिबल हो जाएगा, 6 मिल जाए और 8 मिल जाए, इन 5 डिजिट में कोई भी डिजिट अगर मिलेगी तो वो नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक, जैसे कितना भी बड़ा सा नंबर ले लो, मैं मान रहा हूँ ऐसे, चलो ये नंबर ले लिया। अब आपको इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, सीधा आपको लास्ट डिजिट पे जाना है। लास्ट डिजिट क्या दिखा? 2, तो यानी ये जो नंबर है ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो यानी ये नंबर कौन सा नंबर है? इवन नंबर है। ठीक है ना। सम संख्या वह संख्या जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। यानी देखो अब आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। जैसे 420, 424 या 424 की बात करें हम, अब इसको पता करना है कि ये 2 से होगा कि नहीं। डिवाइड करके देख लो 2 से, रिमाइंडर कुछ बचेगा नहीं। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 0 आया, यानी ये नंबर 2 से पूर्णतया विभाजित है। तो यानी लास्ट डिजिट आपको देखना है 0 2 4 6 8, तो ये नंबर कौन सा नंबर कहलाता है? इवन नंबर। तो आपको इवन नंबर समझ में आ गया, नेचुरल नंबर भी आपको समझ में आ गया। ठीक है ना। अब हम ऑड नंबर को देखते हैं। व्हाट इज ऑड नंबर? A number which is not divisible by 2 is called odd number. Example 3 5 7 9 डैश। अच्छा, ऑड नंबर क्या होता है? सिंपल सी डिफिनीशन है, एकदम बेसिक सी डिफिनीशन आपको बता रहे हैं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना आए। ए नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर। जो संख्या 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होती है वो संख्या कौन सी संख्या कहलाती है? विषम संख्या, यानी ऑड नंबर। ठीक, इवन नंबर अगर आपको आ गया है तो ऑड नंबर भी आपको समझ में आ जाएगा। कोई भी नंबर लीजिए, अगर वो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है या कुछ रिमाइंडर उसमें बच जा रहा है तो नंबर कौन से नंबर है? ऑड नंबर है। जैसे एग्जांपल 7 4 6, अब मैंने ये एग्जांपल लिया। अब ये बताओ ऑड नंबर है या इवन नंबर? तो आप पहले चेक करेंगे ये इवन है कि नहीं। अगर इवन होगा तो वो इवन नंबर हो जाएगा, और तो होगा नहीं। तो देखिए लास्ट डिजिट देखो 6 मिल रहा है, मैंने बताया था 0 मिलना चाहिए, 2 मिलना चाहिए, 4 मिलना चाहिए, 6 आना चाहिए और 8 आना चाहिए। तो लास्ट डिजिट 6 आ रहा है, तो ये नंबर जो है इवन नंबर है, तो ये नंबर ऑड नहीं है। अब मैं इसी डिजिट को हटा करके मैं लिख दूं 5। अब क्या 0 2 4 6 8 ये डिजिट्स आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं। तो आप कहेंगे ये नंबर कौन सा नंबर है? ऑड नंबर। डिवाइड करके चेक कर लीजिए, रिमाइंडर कुछ ना कुछ बचेगा इसमें। चलिए डिवाइड करते हैं 2 को 755 से। यहाँ 3 जा 6, 2 7 जा 14, 5 रिमाइंडर इसमें बच रहा है कि नहीं बच रहा है, यानी शेषफल आ रहा है। तो ये नंबर कौन सा नंबर है? ऑड नंबर, यानी विषम संख्या है।
ठीक, आपको इवन नंबर समझ में आ गया, ऑड नंबर समझ में आ गया और नेचुरल नंबर भी समझ में आ गया। या इसको एक और डिफिनीशन कह सकते हो, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर विच इज नॉट एन इवन नंबर इज कॉल्ड ऑड नंबर। यानी ये नेचुरल नंबर का ही तो सेट है, ये 3, 5, 7, 9 ये नेचुरल नंबर ही तो है, ठीक ना। और इवन नंबर क्या होता है, जो डिविजिबल हो जाता है 2 से। और मैंने भी बताया था ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, जिस नंबर को तुम काउंट कर सकते हो वो नेचुरल नंबर है, ठीक ना। या नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड गोज टू इनफाइनाइट, वो कौन सा नंबर होता है, नेचुरल नंबर होता है। तो डिफिनीशन, इसलिए बेसिक सी डिफिनीशन हम आपको इसलिए समझा रहे हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट डिफिनीशन नहीं ले रहे हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि बेसिक सी डिफिनीशन कि ऑड नंबर क्या है, नेचुरल नंबर, हमें ये नंबर्स को समझना है बस, है क्या, ठीक। और आप लोग ये क्लास 5th में भी पढ़ चुके होंगे, 6th में भी पढ़ चुके होंगे, तो ये सब आप लोग जान चुके हैं। लेकिन जिसको नहीं पता है वो इस छोटी छोटी चीज़ों को जान ले। बात करते हैं व्हाट इज होल नंबर। When 0 is included in the set of natural number, when 0 is included in the set of natural number is called whole number. Whole number is a number when 0 is included in the set of natural number is called a whole number. जब नेचुरल नंबर में हम 0 को इंक्लूड कर देते हैं तो वो जो नंबर बनता है वो होल नंबर बनता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे अच्छा नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता था, 1 से लेकर 2, 3 डैश 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 इन्फिनिटी तक जाता था, ठीक। अब इसमें हम क्या करते हैं, 0 के क्या करते हैं, इंक्लूड कर दे रहे हैं, ठीक। 0 इसमें इंक्लूड हुआ, यानी 0 को इसमें जोड़ा हमने, तो ये जो नंबर बना वो कौन सा नंबर बना, होल नंबर। तो ये आप ये अच्छा ये भी कह सकते हो, ए नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड गोज टू इन्फिनिटी इज कॉल्ड अ होल नंबर। तो ये डिफिनीशन आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, ठीक। होल नंबर भी समझ में आ गया, यानी जब 0 से कोई नंबर स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक चला जाता है वो नंबर होल नंबर होता है, ठीक। इंटीजर्स, अब हम बात करते हैं इंटीजर्स की। When the set of whole number natural number included with negative sign is called an integer, ठीक। When the set of whole number natural number included with negative sign, देखिए इसको इंटीजर समझिए क्या होता है। आपने होल नंबर को समझ लिया, यानी होल नंबर क्या होता है, जब नेचुरल नंबर में हम 0 को इंक्लूड कर देते हैं, ठीक। नेचुरल नंबर क्या होता है, ऑल द काउंटिंग्स नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, यानी जो 1 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक चला जाता है, ठीक। अब इंटीजर कब होगा, जब होल नंबर और नेचुरल नंबर पॉजिटिव साइन में भी आ जाए और नेगेटिव साइन में भी आ जाए, और इंटीजर्स को हम नंबर लाइन में ड्रॉ करते हैं, ठीक। जैसे देखो एग्जांपल, ये मैंने एक नंबर लाइन खींची, ठीक। यहां पे मैंने 0 लिखा, 1,
2 3 4 5। यहाँ पे -1 -2 -3 -4 और -5। तो ये देखिए, ये सारे जीरो से लेकर यहाँ तक नंबर कौन सा नंबर है? होल नंबर है, क्योंकि नेचुरल नंबर में जीरो भी इंक्लूड हो रहा है। और एक से लेकर इधर के जितने सारे नंबर है क्या है? नेचुरल नंबर है। ठीक, अब मैंने ये डिफिनीशन क्या कह रही है? व्हेन द सेट ऑफ होल नंबर एंड नेचुरल नंबर अच्छा, नेचुरल नंबर क्या है? जिस ऑल द काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर इनक्लूडेड विथ निगेटिव साइन। अब देखो इधर कौन सा साइन है, इधर कौन सा साइन लगा है? निगेटिव साइन लगा है, इज कॉल्ड एन इंटीजर। उसको हम क्या कहते हैं? इंटीजर कहते हैं। ठीक, अब इधर देखो, इस नंबर लाइन में पॉजिटिव भी है और निगेटिव भी है। और ये इसको बोलेंगे पॉजिटिव नंबर, या इसी को हम बोलते हैं पॉजिटिव नंबर, और इसको हम बोलेंगे निगेटिव नंबर। निगेटिव नंबर। ठीक, और जीरो ना पॉजिटिव होता है ना निगेटिव होता है, क्या होता है? न्यूट्रल होता है। ठीक, जीरो ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही निगेटिव होता है, ये न्यूट्रल होता है। अब देखिए, एक समस्या बच्चों में ये आती है कि जो निगेटिव ये नहीं बता पाते। कोई बच्चा कहता पूछो -4 बड़ा है या -10 बड़ा है, तो कहेंगे अच्छा 4 और 10 में तुम्हें 10 ही बड़ा दिख रहा है, तो इसलिए -10 बड़ा है। ये गलत हो जाता है। क्यों? इस नंबर लाइन से समझिए, इस जीरो से पॉजिटिव की ओर पहले देखिए, इस जीरो के राइट में जो भी संख्याएं जितनी बढ़ती जाएंगी वो उतनी बड़ी होती जाएंगी। जैसे 1 राइट में गई तो ये बड़ी हो गई, 1 से 2 आया, 2 भी, तो 1 से 2 क्या है? बड़ा हो गया, 2 से 3 क्या है? बड़ा है। यानी जीरो से राइट में जितने नंबर जाएंगे वो बड़े होते जाएंगे। लेकिन निगेटिव साइन में क्या है? जीरो से लेफ्ट जब चलेंगे तो जितनी संख्याएं पहले आएंगी जीरो के करीब होंगी वो उतनी ही बड़ी होंगी। अब -1 सबसे बड़ा है निगेटिव में। अब कैसे मैं बोलूँ -99 बड़ा है या -1 बड़ा है? तो आप कहेंगे -1 बड़ा है। ऐसा क्यों? क्योंकि जीरो के लेफ्ट में, जीरो के जस्ट करीब कौन सा नंबर आ रहा है? -1 आ रहा है। तो इसलिए 99 और -1 में कौन सा बड़ा है? तो आप बता भी सकते हो -1 बड़ा है। लेकिन क्यों ऐसा होता है? तो इस नंबर लाइन को, इस इंटीजर को आप बनाना और उसमें बताना, क्योंकि जब हम कोई नंबर लाइन ड्रा करते हैं इंटीजर में, उसमें पॉजिटिव वैल्यू भी आती है और निगेटिव वैल्यू भी आती है। तो जो जीरो के जितना ही करीब रहेगा वो वैल्यू उतनी ही बड़ी रहेगी निगेटिव में। लेकिन पॉजिटिव में क्या है? जैसे जैसे डिजिट आगे चलते जाएंगे नंबर्स क्या होते? बड़े होते चले जाएंगे। ठीक, इंटीजर्स आपको समझ में आ गया क्या होता है? ये समझना जरूरी है। इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर क्या है? जो पॉजिटिव वैल्यू आती है जीरो के राइट में। निगेटिव इंटीजर नंबर, सॉरी पॉजिटिव नंबर्स जो इंटीजर में राइट साइड में आते हैं पॉजिटिव नंबर होते हैं। और निगेटिव नंबर क्या होते हैं? जो इस नंबर लाइन में जीरो से लेफ्ट में रहते हैं वो निगेटिव नंबर कहलाते हैं। तो यानी व्हेन द सेट ऑफ होल नंबर एंड नेचुरल नंबर इंक्लूडेड विथ नेगेटिव साइन इज कॉल्ड एन इंटीजर। जब नेचुरल नंबर और होल नंबर इंक्लूड हो जाते हैं निगेटिव साइन के साथ तो वो इंटीजर्स कहलाता है। और इंटीजर्स को हम जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, ये जेड बराबर हम लिख सकते हैं। कोई भी नंबर ऐसे हुआ जेड, इसको हम जेड से डिनोट करते हैं। -1 -2 -3 ऐसे डैश 0 1 2 3। और इंटीजर में ही पॉजिटिव आता है और निगेटिव आता है। अभी जब मैंने ट्री बनाया था, नंबर ट्री बनाया था, उसमें आप देखे होंगे ये सारी डिफिनीशन, उसमें सारे पार्ट्स थे। अब मैं उसी पार्ट्स को एक एक करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हमने नेचुरल नंबर समझा क्या होता है, इवन नंबर समझा क्या होता है, ऑड नंबर समझा क्या होता है, होल नंबर समझा क्या होता है और इंटीजर समझा। अब नेक्स्ट डिफिनीशन प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, जब आप क्लास 10th की एनसीईआरटी की दूसरी एक्सरसाइज में जाएंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, वहाँ पे प्राइम नंबर का काम आएगा, वहाँ पे कंपोजिट नंबर पूछा जाएगा। ठीक ना, तो अगर यहाँ प्राइम नंबर आपको क्लियर रहेगा तो वहाँ पे आपको कोई समस्या नहीं आएगी। इसलिए पहले समझिए प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर है
या इसको नंबर में सबसे ताकतवर कहते हैं, पावरफुल। कैसे? ये इतना डेंजरस रहता है कि कहता है ना, मैं अपने आप से कटूंगा और खुद एक से कटूंगा, उसके अलावा कोई भी नंबर इसको काट नहीं सकता, मतलब डिवाइड नहीं कर सकता, इतना पावरफुल है ये प्राइम नंबर। जैसे मैं 5 एक नंबर लूँ 5 क्या होगा, इसका फैक्टर करोगे कितना आएगा? 1 और 5 ही तो आएगा, कि और कुछ आएगा? नहीं आएगा। मैं 11 की बात कर रहा हूँ, 11 का फैक्टर कितना होगा? 1 और 11 ही तो आएगा। यानी ये नंबर इतना पावरफुल होता है कि ये अपने आप से कटता है और केवल एक से कटता है और कोई भी इसको डिवाइड नहीं कर सकता, ठीक ना। तो प्राइम, इसकी डिफिनीशन कैसे बनाएंगे? अब ये चीज तो समझ में आ गई। ये ऐसे भी बोल सकते हो, अ नंबर विच इज डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर, या अ नंबर विच इज ओनली, जिसका एक ही फैक्टर हो, ऐसा भी कह सकते हो। चलिए डिफिनीशन देखते हैं। व्हेन अ नंबर इज divisible by 1 and itself is called prime number. The natural number which has no factor other than 1 and itself is called prime number. आप चाहे ये डिफिनीशन दे दो और चाहे ये वाली, दोनों एक ही चीज है, आपको समझना बस ये प्राइम नंबर होता क्या है। यू कैन डिफाइन इट्स ऑन योर वे, ठीक, जैसा आपको इजी लगे। इसमें क्या है, द नेचुरल नंबर। अच्छा, नेचुरल नंबर आपको पता ही है, ऑल द काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर विच हैज नो फैक्टर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। यानी जब कोई नेचुरल नंबर है, मान लीजिए कोई भी नेचुरल नंबर होगा, जब आप उसका फैक्टर करेंगे, उसका जो फैक्टर आएगा वो नंबर ही आएगा और केवल 1 आएगा, तो वो नंबर कौन सा होगा? प्राइम नंबर होगा। वही मैंने बताया, व्हेन अ नंबर इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, यानी जिस नंबर को केवल वो नंबर एक से डिवाइड हो जाए और अपने आप से खुद से हो जाए, तो वो नंबर प्राइम नंबर होता है। डिफिनीशन आपको जो आसान लगे वो समझ लेना, बस आपको डिफिनीशन पे नहीं जाना, आपको समझना है प्राइम नंबर है क्या। एग्जाम्पल, जैसे मैं एग्जाम्पल देखिए, जैसे 7 का फैक्टर करो, क्या आएगा? 1 और 7 ही तो आएगा, और कुछ आएगा? 43 का देखो, 43 किसी डिविजिबल होगा? 43 का फैक्टर 1 और 43 आएगा। 13, इसका भी फैक्टर 1 और 30 आएगा। तो आप ये सारे जो नेचुरल नंबर आप देख रहे हो, इनमें जो ये आप 1 से डिविजिबल हो रहा है और खुद के नंबर से डिविजिबल हो रहा है, तो ऐसी संख्या कौन सी संख्या कहलाती है? प्राइम नंबर, यानी अभाज्य संख्या। को प्राइम नंबर, पहले मैंने प्राइम नंबर पढ़ा था। प्राइम नंबर में मैंने बताया जो नंबर 1 से डिविजिबल हो जाए और इटसेल्फ से डिविजिबल हो जाए वो प्राइम नंबर होता है। और प्राइम नंबर, प्राइम नंबर में केवल 2 ही इवन होता है और बाकी सारे ऑड होते हैं। जैसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होगा? 2 होगा। 5 की बात करूँ, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, ये सारे ऑड नंबर हैं, ठीक ना। ओनली 2 ही इवन प्राइम होता है। अगर आपसे पूछ भी ले व्हाट इज द इवन प्राइम नंबर, तो 2, और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी 2 है, क्योंकि 2 केवल 1 से डिविजिबल होगा और इटसेल्फ से, ठीक ना। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। अब बात करते हैं को प्राइम नंबर की। व्हाट इज को प्राइम नंबर? और को प्राइम नंबर का भी काम आएगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में, सेकंड एक्सरसाइज में, रियल नंबर के, क्लास 10th के। तो को प्राइम पहले समझिए क्या होता है।
2 number which have no common factor except one are called prime number। कोई भी दो नंबर ले लीजिए, जब उसका फैक्टर आप निकालेंगे उसका केवल एक ही उन दोनों में केवल एक ही कॉमन फैक्टर आएगा, तो वो जो नंबर कहलाता है वो को प्राइम नंबर कहलाता है। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे 9 एंड 16, ये मैंने दो एग्जाम्पल लिया, 9 एंड 16, इसका फैक्टर करिए। फैक्टर मतलब समझते हैं, जैसे मैं बोलूँ 4 का फैक्टर, तो ये 4 किस किस नंबर से डिवाइड हो जाएगा? 1 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, क्या 3 से होगा? नहीं, 4 से हो जाएगा। तो यानी ये इसका फैक्टर होता है, ठीक ना। अब 9 अच्छा 9 ऑड नंबर है, ये पढ़ चुके हो आप, ये 2 से डिविजिबल होगा नहीं। 16 इवन नंबर है, क्यों इवन नंबर है? क्योंकि यहाँ पे देखो 6 आ रहा है, ऑलरेडी ये जान चुके हो आप लोग, ठीक। 9 को प्राइम कैसे? 9 का फैक्टर करिए, क्या आएगा? 1 आएगा, अच्छा 2 तो आएगा नहीं, 3 आएगा, 4 भी नहीं आएगा, 5 भी नहीं आएगा, 6 भी नहीं आएगा, 7 और केवल 9 आएगा। 16 का फैक्टर करिए, 1 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा और 8 आएगा और 16 आएगा। यानी ये 1 से भी डिविजिबल हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा और 8 से भी हो जाएगा और 16 से भी हो जाएगा। अब कॉमन का मतलब इन दोनों में देखो कॉमन कौन कौन से नंबर कॉमन है, तो इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है, तो ये दोनों नंबर क्या हो गए? कॉमन हो गए। इसमें 3 इसमें 2, तो ये नंबर दोनों डिफरेंट है, ये कॉमन हो नहीं सकते। ये भी दोनों नंबर डिफरेंट है और ये सारे नंबर डिफरेंट है। तो आप देख लो 9 और 16 में केवल एक ही नंबर कॉमन आ रहा है, तो ऐसे नंबर जो होंगे वो कौन से नंबर होंगे? को प्राइम नंबर होंगे, या जिसका HCF केवल 1 आ जाए, ठीक ना, को प्राइम नंबर कहलाते हैं। अच्छा, को प्राइम नंबर में देखो, प्राइम को 9 कौन सा नंबर है? ऑड नंबर है। 16 कौन सा नंबर है? इवन नंबर है। को प्राइम नंबर दोनों जो नंबर होंगे इवन भी हो, जरूरी नहीं दोनों प्राइम ही हो, वो प्राइम नहीं भी हो सकते हैं। जैसे कोई नंबर ले रहे हैं 5 और 7, ये दोनों नंबर कौन से नंबर हैं? प्राइम नंबर है। अब क्या ये को प्राइम है? इन दोनों का फैक्टर निकालो, तो 1 5 1 7, देखिए इन दोनों में 1 कॉमन आ रहा है, तो यानी ये कौन सा नंबर है? को प्राइम नंबर है। तो को प्राइम नंबर आई थिंक आपको समझ में आ गया। What is composite number? Composite number क्या है? The whole number which are divisible by number other than 1 itself are called composite number। यदि वह संख्या जो एक और itself के अलावा भी उसको वो क्या हो जाए? डिविजिबल हो जाए। जैसे अच्छा प्राइम नंबर में क्या था कि वो 1 से डिविजिबल होगा और itself से डिविजिबल होगा। कंपोजिट नंबर में क्या है? वो 1 से भी होगा, 2 से भी होगा और बाकी जो नंबर है उससे भी डिविजिबल हो जाएगा। जैसे 4, इसका फैक्टर करिए, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है और 4 आ रहा है, यानी ये कौन सा नंबर होगा? कंपोजिट नंबर होगा। 6 9 की बात करें, 1 3 और 9, यानी ये भी आप ये भी कह सकते हो ए नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर,
जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो जाएं, वो कौन सा नंबर होगा? कंपोजिट नंबर होगा। प्राइम नंबर में केवल 2 ही फैक्टर आपके आते थे, 1 और वो नंबर खुद, लेकिन कंपोजिट नंबर में ऐसा नहीं है। ये इवन नंबर भी तो है, लेकिन और ये ऑड नंबर है। तो कंपोजिट नंबर में हमें ये समझना है कि जिसके 1 से 2 से ज़्यादा फैक्टर हो जाए। वही लिखा है इसमें, द होल नंबर विच आर डिविजिबल बाई नंबर अदर देन इट्स सेल्फ एंड 1। खुद का नंबर और 1 से भी ज़्यादा जब डिविजिबल होगा तो नंबर क्या कहलाएगा? कंपोजिट नंबर कहलाएगा। रेशनल नंबर क्या होता है? ए नंबर विच इज in the form of p by q where q does not equal to 0 is called rational number। वह नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में रहता है वह रेशनल नंबर कहलाता है। p बाई क्यू मतलब वो भी नेचुरल नंबर हो सकता है, इवन नंबर हो सकता है, ऑड नंबर हो सकता है। जैसे 1/5 मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ये देखो 1/5, ये देखो 1 क्या है? p है, और 5 क्या है? q है। ये कौन सा नंबर है? रेशनल नंबर है। लेकिन ये ध्यान रखना, यहाँ पे एक चीज़ ये देखना, q डज नॉट इक्वल टू 0। जो q की वैल्यू है वो 0 नहीं आनी चाहिए। जैसे आप यहाँ पे 1/0 नहीं कर सकते, इसको 6/0 नहीं कर सकते, ये फिर नेचुरल नंबर नहीं होगा। ठीक, इसकी वैल्यू फिर इन्फिनिटिव आ जाएगी, तो ये नेचुरल नंबर नहीं, सॉरी रेशनल नंबर नहीं होगा। अच्छा, 1 रेशनल नंबर है कि नहीं? 1 रेशनल नंबर है, बिल्कुल है, इसको लिख सकते हो 1/1। 6 रेशनल नंबर है, बिल्कुल है, इसको भी आप लिख सकते हो 6/1। तो 7 रेशनल नंबर है, हाँ इसको भी लिख सकते हो 7/1। ठीक, तो रेशनल नंबर क्या होता है? जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख देते हैं, और q डज नॉट इक्वल टू 0। क्यों की जो वैल्यू होनी चाहिए वो 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक, इरेशनल नंबर देखिए क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट ही होता है इरेशनल नंबर। A number which is not in the form of p by q is called irrational number। रेशनल नंबर में क्या था? वह नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में होता है और q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है, वो रेशनल नंबर होता है। इरेशनल नंबर में क्या है? ए नंबर विच इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू इज कॉल्ड एन इरेशनल नंबर। एग्जाम्पल देखिए, जैसे √2 हो गया, ठीक, √3 हो गया, ये सारे नंबर कौन से नंबर हैं? इरेशनल नंबर है। ठीक, पाई हो गया। आप मैथमेटिक्स में ई का यूज करते हो, तो ये सारे नंबर कौन से नंबर हो गए? इरेशनल नंबर हो गए। अब हमारा ये जो टॉपिक आता है पाई, अभी मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, इस पाई का यूज आज हम बताएंगे, इस पाई का सीक्रेट आज हम आपको बताएंगे। अच्छा, पाई की वैल्यू क्या लिखते हैं? पाई की वैल्यू 22/7, जैसा हम लोग जानते हैं, यही तो लिखते हैं पाई की वैल्यू 22/7। अच्छा, अभी मैंने आपको रेशनल नंबर बताया, मैंने रेशनल नंबर में ये बताया था, अब ये टॉपिक जरा ध्यान से समझिएगा। रेशनल नंबर में मैंने ये बताया था कि वो p बाई क्यू के फॉर्म में होता है, यही तो बताया था, और q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक, यही तो था। तो अब पाई की वैल्यू हम क्या लिखते हैं? 22/7 ही तो लिखते हैं, यानी p क्या हो गया? 22, q क्या हो गया? 7 हो गया। तो भैया अब तो ये रेशनल नंबर हो गया। इरेशनल नंबर कहाँ से हुआ फिर? यही तो है डिफिनीशन रेशनल नंबर की, यही तो कह रही है। p हमारा 22 है
और 7 हमारा क्यों है, तो भैया इस रेशनल नंबर होना चाहिए, तो किस लिए पाई हमारा इरेशनल नंबर में आ रहा है। तो इसको अभी हम पूरी डिफिनीशन एक्सप्लेन करने के बाद हम आपको बताएंगे ये क्यों, ये क्या सही है, क्या ये गलत है, कैसे हम पाई का, ये पाई आया कहाँ से, ठीक, पाई की वैल्यू क्या क्या होती है, पाई का यूज़ कहाँ कहाँ हम लोग करते हैं, ठीक ना, एग्जैक्ट अभी ये सारी डिफिनीशन बताने के बाद हम इस टॉपिक पे आएंगे, वहाँ पे आपको डिटेल में हम इसको आज समझाएंगे कि पाई का यूज़ हम कैसे करते हैं और ये क्या है, हमारा सही है, राइट है या रॉन्ग है, ठीक ना। हम लोग पाई की वैल्यू जो 22/7 जानते हैं वो क्या है, कैसे ये 22/7 जानते हैं, क्यों आया 22/7, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे। क्लास 9th, ये वीडियो क्लास 9th वाले भी देखेंगे क्योंकि ये टॉपिक जितने हैं क्लास 7, 8, 9 सारे मैथमेटिक्स के नंबर सिस्टम में आते हैं, तो क्लास 9th के लिए वीडियो भी है। ये क्लास 9th वाले बच्चे सारे डिफिनीशन को देखेंगे। 9th में भी पहला चैप्टर नंबर सिस्टम है, वहाँ पे रेशनल नंबर की बात होती है, इरेशनल नंबर की बात होती है, वहाँ पे भी पाई की वैल्यू की बात की गई है, वहाँ पे डेसिमल नंबर आता है तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर की बात करता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर की बात करता है, ठीक। टर्मिनेट, इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर में, रिपीटिंग आता है, नॉन रिपीटिंग आता है, ये आप 9th में पढ़ चुके हो, अगर नहीं पढ़े हो अभी इसको एक्सप्लेन करके हम बताएंगे, इसलिए ये वीडियो क्लास 9th वाले बच्चे भी देखेंगे, ठीक। नेक्स्ट जो हमारा नंबर है रियल नंबर, और ये चैप्टर का नेम भी है, ठीक ना। क्लास 10th के पहले चैप्टर का जो नाम है हमारा रियल नंबर है। रियल नंबर होता क्या है, सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर एज वेल एज इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर से मिलकर जो नंबर बनता है वो रियल नंबर बनता है, ठीक, रियल नंबर होता है। और रेशनल नंबर आपको समझ में आ गया है और इरेशनल नंबर आप समझ चुके हो, ठीक, रियल नंबर आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं साइक्लिक नंबर की, ये नया नंबर है आपके लिए, ठीक ना। ये हालांकि 10th में पूछा नहीं जाता, एक नया नंबर है, इसको भी जान लीजिए नॉलेज के लिए। साइक्लिक नंबर होता क्या है, व्हेन वी मल्टीप्लाइड एनी अदर नंबर अप टू एन गिवन सेम डिजिट, ठीक ना। जब हम कोई सेम डिजिट दिया रहे उसको कोई भी एन नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक, सेम डिजिट इन अ डिफरेंट ऑर्डर, वही नंबर आता है, ठीक ना। जब मल्टीप्लाई उस नंबर से करेंगे तो नंबर वही आएगा लेकिन जो उसका ऑर्डर है डिफरेंट हो जाता है, ठीक। जैसे मैंने 2, ये देखो, ये जो नंबर दिया है इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से, तो ये जो तो नंबर आ रहा है हमारा जो प्रोडक्ट करने पर रिजल्ट आया वो ये नंबर आया। अब जरा देखिए वो इसमें डिजिट कौन कौन से हैं, 1 4 2 8 5 7, क्या इसमें भी आ रहा है 1 4 2 5 8 7, तो डिजिट सेम आएगा लेकिन ऑर्डर डिफरेंट हो जाएगा। तो यही क्या था, साइकिल मतलब चक्र, यहाँ से चले फिर आके वहीं पे पहुँच गए, ठीक ना। वही चेंज, कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी, यहाँ से हम निकले और आके फिर अपने इनिशियल पॉइंट पे पहुँच गए। साइक्लिक नंबर मतलब कि किसी भी नंबर से जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वही नंबर हमें दे रहा है लेकिन उसका ऑर्डर क्या हो रहा है, डिजिट जो है डिफरेंट ऑर्डर में आ रहा है, ठीक। जैसे इस नंबर को देखो, 3 को मैंने मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, वही नंबर आ रहा है। 4 देखो, 4 2 2 8 8, ठीक, 5 7 और 1 यहाँ आ रहा है, ठीक। मतलब डिजिट जो है चेंज हो जाएगा, डिफरेंट ऑर्डर में आ जाएगा। तो ये नया नंबर था आपके लिए, साइक्लिक नंबर क्या होता है, ठीक। अब एक नंबर और बचा है, उसको देख लेते हैं, उसके बाद हम आते हैं पाई पे। अब एक नया नंबर और है परफेक्ट नंबर। तो 2 नंबर आपको नए मिले हैं, एक साइक्लिक नंबर आपने समझ लिया और एक परफेक्ट नंबर बता देते हैं। हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं तो पूरा नंबर का पार्ट ही समझ लेते हैं कि नंबर सिस्टम में क्या क्या आता है। आपने इवन नंबर समझ लिया, नेचुरल नंबर समझ लिया, प्राइम नंबर समझ लिया, कंपोजिट नंबर समझ लिया, रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल क्या होता है, रियल क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। साइक्लिक नंबर और परफेक्ट नंबर का यूज़ कहीं होता नहीं है लेकिन ये नया नंबर है, हम लोग समझ लेते हैं। कह रहा है इफ द सम ऑफ ऑल डिविजर ऑफ ए नंबर, यानी कोई नंबर होगा जो इसका डिविजर आएगा, यानी जब उसका हम जो फैक्टर करेंगे, ठीक, एन एक्सेप्ट उस नंबर को छोड़ते हुए इज इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ, यानी जब उसका सम करेंगे वही नंबर आके हमें मिल जाएगा। दिस नंबर इज कॉल्ड द परफेक्ट नंबर। कैसे एग्जाम्पल समझो, जैसे मैंने एक नंबर लिया 6, अब इसके कितने इसके डिविजर्स कौन कौन से हैं, 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा और
3 से डिवाइड हो जाएगा और 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। लेकिन डिफिनीशन में क्या कह रहा है, एक्सेप्ट एन, जो नंबर हम ले रहे हैं उसको छोड़ देना है, उसको नहीं सम करना है। अब इसका सम करिए, 2 1 3 3 6, वही नंबर हमें मिल जा रहा है। तो ऐसे जो नंबर होंगे वो कौन से नंबर कहलाएंगे, परफेक्ट नंबर। 28 का देखिए, 28 को क्या लिखोगे, 1 से डिविजिबल हो जाएगा, 2 से भी, 4 से भी, 7 से भी हो जाएगा और 14 से भी हो जाएगा। अब इनका सम करिए, 28 नहीं लेना है, ये नंबर छोड़ देना, इनका सम करिए, 2 1 3 3 4 7 7 14 14 28, यानी वही नंबर हमें मिलना है। तो ऐसे जो नंबर होते हैं वो कौन सा नंबर कहलाता है, परफेक्ट नंबर कहलाता है। ठीक, नंबर सिस्टम के जितने भी पार्ट थे आपको समझ में आ गए। अच्छा, परफेक्ट नंबर में एक और होता है, देखिए समझिए, जैसे अगर इस नंबर का हम रेसिप्रोकल कर दें, ये जो सारे नंबर है इसका रेसिप्रोकल कर दें और इस नंबर को लेते हुए, तो उसका जो रिजल्ट आएगा ऐड करने पर हमेशा 2 आएगा। ठीक, देखिए कैसे, जैसे ये नंबर है, इसका 1/1 1/2 1/3 प्लस 1/6, ठीक, 6 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, तो इसको ऐड करो, कितना आएगा, 6 3 9 9 2 11 1 12, यानी 12/6। इसको डिवाइड करो, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो जो जिस नंबर के लिए हम निकाल रहे हैं उस नंबर को भी हम उसका भी रेसिप्रोकल करके ऐड कर देंगे, तो हमेशा जो उसका आंसर आएगा वो 2 आएगा। ठीक, तो परफेक्ट नंबर क्या हुआ कि जो नंबर दिया रहे उसका जो डिविजर्स होगा उसको सम करेंगे उस नंबर को छोड़ के, तो हमेशा क्या आएगी, उस नंबर के ही इक्वल आ जाएगा। जैसे 6 और 21 का आपने देखा। ठीक, अगर इस नंबर का हम रेसिप्रोकल कर दें, यानी व्युत्क्रम कर दें और उस नंबर को लेते हुए भी हम सबको ऐड करें, तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक, इस नंबर को भी करके देख लेना, 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/7 प्लस 1/14 और उसके बाद प्लस 1/28, आपको रिजल्ट आंसर जो आएगा वो केवल 2 ही आएगा। ठीक, नंबर सिस्टम के जितने भी पार्ट थे आपने समझ लिया। ठीक, अब हम आपको बताने चल रहे हैं कि पाई, जो अभी मैंने बताया था 22/7, ये वैल्यू इसको हम क्यों लिखते हैं, जो कि ये तो एक रेशनल नंबर है। ठीक, अब हमारा जो अगला टॉपिक है, पाई का यूज हम बताएंगे, पाई की जरूरत क्यों पड़ी, पाई आया क्यों। ठीक, सूरज थोड़ा पानी लाओ यार। हाँ, डिस्कवरी ऑफ पाई। आज हम आपको पाई का रहस्य बताने जा रहे हैं कि ये पाई की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। ठीक ना, जैसे जब हमें लाइट की ज़रूरत थी तो बल्ब का आविष्कार हुआ, बात करने की ज़रूरत थी, दूर लोगों से जब हमने बात करनी होती थी तो टेलीफोन का आविष्कार हुआ। ठीक ना, तो पाई का आविष्कार क्यों किया गया, बहुत सारे नंबर थे मैथमेटिक्स में, बहुत सारी चीज़ें थी मैथमेटिक्स में, उससे भी काम चल सकता था, लेकिन ये पाई की ही ज़रूरत क्यों पड़ी। आपने सुना होगा पहले के ज़माने में लोग पहिए का आविष्कार करते थे, इन्वेंशन ऑफ जब चक्के का आविष्कार किए थे पहिए का, तो पहले पहिया कैसे बनता था, ऐसे ना, समथिंग ऐसे, पूरा सर्कुलर मोशन, सर्कल में नहीं पूरा बन पाता था। ठीक, आप अभी स्क्रीन में पहिए को देखेंगे वो पूरा सर्कल नहीं है। ठीक ना, पहिया ऐसे बनता था। ठीक, तो पहले के ज़माने में क्या होता था, पूरा गोल बन नहीं पाता था, पूरे सर्कल में नहीं बन पाता था, एग्जैक्ट सर्कल में नहीं बन पाता था। ठीक, उससे होता क्या था, उन लोगों को बड़ी समस्याएं आती थी कि सामान ले जाने आने में, जब पहिया टेढ़ा मेढ़ा रहेगा तो सामान सुन के गिर जाते थे। ठीक ना, बड़ी सारी समस्याएं आती थी। तो हुआ क्या, पाई जो होता है, अगर कोई सर्कल, अगर कोई वस्तु को पता करना है, ठीक ना, एग्जैक्टली वो पूरी राउंड है या नहीं, पूरी सर्कल में है या नहीं,
तो फिगर टेढ़ा बन रहा है, तो इसके लिए थोड़ा ये मत कहना सर कैसे बन रहा है, ठीक। आर्ट वैसे ही बहुत कमजोर है, जैसा बन जा रहा है देख लीजिए। पाई अगर कोई भी अगर राउंड मोशन में कोई वस्तु है या कोई चीज है, ठीक, अगर उसके सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल यानी सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल और उसके डायमीटर का, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल और उसके डायमीटर की जो वैल्यू आती है वो एक कांस्टेंट वैल्यू आती है। यानी कोई भी पहिया गोल एग्जैक्टली गोल तब होगा जब उसके सरकमफ्रेंस ऑफ उसके सर्कल की वैल्यू और उसके डायमीटर की का अनुपात जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाए, तब हम बता सकते हैं कि ये वस्तु पूरी तरह से गोल है, ठीक। उसी कांस्टेंट वैल्यू को हम लोगों ने पाई कहा, उसी कांस्टेंट वैल्यू को हम पाई नाम से, उसको हमने पाई नाम दिया, ठीक ना। किसी भी आकृति को पूर्णतः गोल बताने के लिए, पूर्णतः गोल है कि नहीं है, वो सर्कुलर मोशन में है कि नहीं है, तो उसके लिए हमने वो जो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल और डायमीटर का जो रेशियो आता है वो एक कांस्टेंट वैल्यू आती है जिसको हम लोग पाई से डिनोट करते हैं। यानी रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल और जो रेशियो और डायमीटर का रेशियो जो आता है वो कांस्टेंट वैल्यू आती है। इससे पहले भी बहुत सारे लोगों ने इस पर बहुत सारी डिस्कवरी की, लेकिन 1706 में वेल्स के साइंटिस्ट मैथमेटिशियन विलियम जॉन्स ने 1706 में बताया कि जो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल और डायमीटर का जो रेशियो आता है वो एक कांस्टेंट वैल्यू आती है जिसको हम लोग पाई से डिनोट करते हैं, ठीक ना। अब इस पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू जो हम लोग देते हैं 13.14, ठीक ना, 3.14 हम लोग पाई की वैल्यू लिखते हैं, ठीक। लेकिन आज तक इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कोई नहीं कैलकुलेट कर पाया है। बहुत सारे ये सुपर कंप्यूटर जो हमारा था उसने भी बहुत सारी वैल्यू निकाली, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू अभी तक नहीं निकल पाई है। अभी तक मान के चलिए 9 ट्रिलियन इसकी वैल्यू आ चुकी है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू अभी तक पता नहीं चली है, ठीक। जैसे अब देखिए ये क्या है, सरकम डायमीटर ऑफ रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल और डायमीटर, ये कैसे, अब इसे समझाइए ये कैसे आएगा। अच्छा, कोई सर्कल मान लीजिए बनाते हैं, ऐसे ये कोई सर्कल है, सर्कल चाहे छोटा होगा चाहे बड़ा, ठीक। इसका डायमीटर कितना है 10 सेंटीमीटर मान लीजिए, ठीक। तो रेडियस इसकी कितनी हो जाएगी 5। और ये सर्कल में ये जो लाइनें आपको दिख रही हैं इस साइड की, इधर ये इसकी परिधि कहलाती है, यही तुम्हारा क्या कहलाता है, सरकमफ्रेंस कहलाता है, ठीक। और आप यहाँ इस सेंटर से यहाँ तक, चाहे यहाँ से यहाँ तक किसी भी सर्कल के किसी भी पॉइंट पे कोई भी वैल्यू रेडियस से सेंटर से लेंगे तो सेम ही रहेगी। इस पॉइंट से यहाँ लीजिए वो भी वैल्यू सेम आएगी, ये इस पॉइंट से यहाँ भी ले लीजिए उसकी भी वैल्यू सेम आएगी। अब देखिए जैसे ये 10 सेंटीमीटर का डायमीटर है और अब इसका सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल निकालिए, तो वृत्त की परिधि यानी सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2 पाई r, यही तो होता है,
सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2 पाई आर। 10 सेंटीमीटर डायमीटर के लिए हम पता वैल्यू निकाल रहे हैं, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। वैल्यू रखिए 2 इंटू इसकी वैल्यू कितनी है 3.14 और आर की वैल्यू कितनी है 5। 5 2 जा 10, 10 मल्टीप्लाई 3.14। तो जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितनी आ रही है 3.14। वही वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है जो अभी पाई की वैल्यू कैलकुलेट की गई थी। चलिए और कोई भी वैल्यू ले लीजिए, चाहे जो डायमीटर किसी भी डायमीटर पे ले लीजिए, चाहे 5 सेंटीमीटर डायमीटर पे ले लीजिए, चाहे 50 सेंटीमीटर डायमीटर पे ले लीजिए, जो इसका और दोनों का रेशियो आएगा वो 3.14 ही आएगा। एक एग्जाम्पल और समझ लीजिए। चलिए बड़ा सर्कल ऐसे बना देते हैं, ठीक। सर्कल थोड़ा टेढ़ा बन रहा है, आर्ट वैसे ही कमजोर है, मैंने बताया था तुम्हें, ठीक। इसके लिए कमेंट ना करना सर सर्कल टेढ़ा बना रहे हो, ठीक। चलिए अब इसका डायमीटर मैंने मान लिया 20 सेंटीमीटर है, ये इसका सेंटर है। अब इसकी वैल्यू, इसकी जो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल निकालिए, रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस जो है डायमीटर का हाफ ऑफ डायमीटर होता है, तो रेडियस इसकी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर और सेंटीमीटर। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2 पाई आर। पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14 और रेडियस कितना है इसका 10। इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 20 इंटू 3.14। इसकी जो वैल्यू आएगी 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6 और एक 0 ऐड हो जाएगा, ठीक। 62.80। अब इसको डायमीटर से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो 62.80 डिवाइडेड 20, इसकी जो वैल्यू आएगी 3.14 सेंटीमीटर आएगी। अब ठीक है, देख लो एक बार, ठीक ठीक है ना। इसकी जो वैल्यू आएगी 3.14 सेंटीमीटर आएगी। यानी अगर आपको पता लगाना हो कि कोई भी वस्तु या कोई भी चक्का पहिया हो एग्जैक्ट सर्कल में है कि नहीं, उसका सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल निकाल देना और उसको डायमीटर से डिवाइड कर देना, आपकी ये जो वैल्यू आएगी 3.14 ही आएगी, ठीक। ये जो वैल्यू 3.14 है, अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, इसकी वैल्यू बहुत सारी वैल्यू निकलती चली गई है, लेकिन आज तक इसकी एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं चली है, ठीक। अभी मैंने जैसे बताया अभी कुछ देर पहले 9 ट्रिलियंस इसकी वैल्यू निकाल चुके हैं लोग, लेकिन आज तक अभी इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कोई नहीं निकाल पाया। इसके पीछे और एक सीक्रेट है। पाई का यूज़ कहाँ होता है, पाई का यूज़ हम लोग स्पेस में जैसे नासा में यूज करते हैं। और अगर पाई का यूज़, पाई अगर हम नहीं लाते अपने डेली लाइफ में, या पाई का इन्वेंशन नहीं होता, तो ये जो हमारे एरोप्लेन्स आप एयरक्राफ्ट देखते हो वहाँ पे भी इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। विंग्स, जो हमारे फ्लाइट एरोप्लेन्स के विंग्स होते हैं, उसके नीचे एक फ्लैप्स होता है। फ्लैप्स में एक्चुएटर होता है, एक प्रवर्तक, जो क्या करता है गति, विमान की गति को, जो एरोप्लेन की मोशन होता है उसको रोकता है। आप देखोगे जब प्लेन लैंडिंग करता है और टेक ऑफ करता है, तो वहाँ पे ये जो फ्लैप्स होते हैं वहाँ पे इनका काम होता है, ठीक। कभी आप कॉकपिट की इमेज देखे होंगे अंदर से, तो देखो जब पायलट जो होता है अंदर का, वो जब पायलट को उड़ाता है तो वहाँ पे जो दो हैंडल रहते हैं उसको ऐसे उठाता है, लेकिन जब उसको लैंडिंग करानी होती है तो उसको ऐसे पुश करता है, ठीक है ना। वहाँ पे जो फ्लैप्स होते हैं वो वहाँ पे ये बड़ा योगदान देते हैं, नहीं तो विमान जो है क्रैश हो जाएगी, हमारे जो प्लेन्स होंगे वो क्रैश हो सकते हैं, ठीक। यहाँ पे भी पाई का यूज होता है। नासा में, नासा के साइंटिस्ट जो हैं वो जो स्पेस में ट्रैजेक्टरीज होते हैं वहाँ पे पाई का यूज़ करते हैं इसको पता लगाने के लिए, ठीक। और एक चीज़ पाई की एक और रहस्य है इसमें, ये जो वैल्यू आप देख रहे हो, पाई डे 14 मार्च को मनाया जाता है, 14 मार्च को पाई डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक। और जो हमारे ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन है, उनका जन्म भी 14 मार्च को हुआ था। और
स्टीफन हॉकिंस का जो डेथ हुई थी वो 14 मार्च को हुई थी। तो ये 14 जो दिख रहे हैं इसमें कोई सीक्रेट है, ठीक। अभी आप लोग ढूंढना कि ऐसा क्यों कि 14 मार्च को ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म हुआ और स्टीफन हॉकिंग इसी डेट को गए, ठीक। और पाई डे 1:59 PM पर ऐसे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक। और ऐसा क्यों, क्योंकि पाई की वैल्यू में भी ये वैल्यू जो है पाई की वैल्यू में आ जाती है, ठीक है ना। आई थिंक आपको पाई का यूज समझ में आ गया, पाई का यूज हम क्यों करते हैं। आज से आपको कोई समस्या पाई में आने वाली नहीं है। और अभी मैंने बताया था आप जो पाई की वैल्यू 22/7 आपको स्कूल में बताया जाता है, जो आप लोग जानते हैं वो एग्जैक्टली रॉन्ग है। पाई की जो वैल्यू आप लोग लिखते हो 22/7, ये क्यों लिखते हो, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई सर्कल है किसी, इसका मतलब पाई की वैल्यू 22/7 क्यों लिखते हो, क्योंकि अगर कोई एग्जैक्ट सर्कल को बनाने के लिए आपको अगर उस सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 22 सेंटीमीटर है तो उसके लिए 7 सेंटीमीटर डायमीटर की आवश्यकता आपको पड़ेगी, इसलिए आप 22/7 लिखते हो। यानी किसी एग्जैक्ट सर्कल को बनाने के लिए, यानी टेढ़ा मेढ़ा ना हो, इधर उधर ना हो, इसके लिए 22 सरकम जो वृत्त की परिधि होनी चाहिए वो 22 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यानी 22 सेंटीमीटर सर्कल को, एग्जैक्ट सर्कल को बनाने के लिए आपको 7 सेंटीमीटर डायमीटर की नेसेसरी आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए आप ये जो वैल्यू लिखते हो 22/7 लिखते हो। आई थिंक आपको ये वैल्यू समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा टॉपिक से हट के मैंने बताया था कि नासा में, इसरो में कैसे पाई का यूज़ करते हैं, तो थोड़ा नासा और इसरो के बारे में आपको बता देते हैं। नासा जो है ये अमेरिकन कंपनी है जिसका नाम है, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो 1958 में हुई थी। हालांकि अमेरिका की जो अभी ये स्पेस सब बहुत सारे पैसे खर्च करती है, इसकी जीडीपी बहुत ज़्यादा है, इस पर बहुत सारे पैसे खर्च करती है। और इन्होंने जो पहली अपनी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल लॉन्च की थी वो 1958 में की थी, जिसका नाम था एक्सप्लोरर फर्स्ट। और तुम सबको ये पता था कि चंद्रमा पर जो पहले इंसान थे, जो पहला व्यक्ति उतरा था वो अमेरिकन का ही था, जिसका नाम था नील आर्मस्ट्रांग। और जिस सैटेलाइट से गया था वो लॉन्च व्हीकल से, उसका नाम था अपोलो 2। अपोलो 2 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से वो चंद्रमा पर उतरा था, ठीक है ना। और कुछ मिसाइल्स के बारे में इसके सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कौन कौन से होते हैं, ठीक, इसको जरा देख लेते हैं। अब हम बात करते हैं इसरो की। हमने अमेरिका की तो बात कर ली, अमेरिका की नासा अपनी कंपनी है। अब हम बात कर लेते हैं इसरो की, जो एक इंडियन स्पेस एजेंसी है, ठीक ना। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक ना, ठीक। और इसरो जो है भारत की कंपनी है। इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 15 अगस्त 1969 को हुआ था, ठीक ना। इसने जो अपना पहला सैटेलाइट व्हीकल लॉन्च किया था वो आई थिंक 1975 में किया था रसिया की मदद से, ठीक ना। वो उस मिसाइल का जो नाम था उस सैटेलाइट व्हीकल लॉन्चर का आर्यभट्ट। पहली मिसाइल जो सैटेलाइट व्हीकल लॉन्चर गई थी भारत की वो आर्यभट्ट थी, ठीक। और भारत के पास अभी कौन कौन सी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हैं, PSLV है, GSLV है, ठीक ना, ये सारे अभी मौजूद हैं भारत में। और देखिए अमेरिका की जो ये एजेंसी है नासा, उस पर ये बहुत सारे पैसे खर्च करती है, लेकिन भारत जो है, भारत के साइंटिस्ट इतने इंटेलिजेंस हैं, वो कम पैसे में ही अपना काम चला लेते हैं। इसलिए कहते हैं ना, इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री। हम लोग इतने चालाक हैं कि बहुत कम खर्च में ही सारा काम चला लेते हैं। अच्छा, भारत ने इतिहास कब रचा था, पहली बार में ही चंद्रमा पर पानी का पता लगा लिया था, ठीक। और इन सारी एजेंसी को इस भारत की नासा ने कब आईना दिखा दिया, जब उसने इन 2017 में एक साथ 104 सैटेलाइट अर्थ पे भेजकर, उसके जो अर्थ पे रिवॉल्व करते हैं, जितने 104 सैटेलाइट्स भेज दिए थे एक साथ। और जो सैटेलाइट व्हीकल का नाम था PSLV C-37। सोचिए, एक साथ 104 सैटेलाइट व्हीकल को लॉन्च करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, ठीक। ये गर्व की बात थी पूरे भारत इंडियंस के लिए, ठीक। और अभी तक ये रिकॉर्ड भी है, रसिया ने हालांकि 36 ही शायद भेजा है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, 36 या 37 ऐसे ही भेज पाया है रसिया, लेकिन भारत ने 104 सैटेलाइट भेजकर के एक इतिहास रच दिया था, ठीक। तो आपको थोड़ी नासा और इसरो के बारे में जानकारी भी मिल गई। पाई के बारे में मैंने बताया आपको कैसे यूज करते हैं, अब हमारे एयरक्राफ्ट में कैसे यूज होते हैं, फ्लैप्स जो होते हैं वहाँ पे कैसे यूज होता है, ठीक ना।
और स्पेस में कैसे हम पाई का यूज़ करते हैं, जो हम 22/7 लिखते हैं एग्जैक्ट ये सही था या रॉन्ग था, क्यों ऐसा करते हैं। तो पाई की वैल्यू आपको समझ में आ गई, ठीक। और पाई आपको पता हो ये एक इरेशनल नंबर होता है, नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर होता है, ये आप क्लास 9 में पढ़ चुके हो। आज मैंने जो क्लास 10 का पहला टॉपिक था रियल नंबर, उसमें बेसिक सी डिफिनीशंस आपको समझाई, क्या रियल नंबर का स्ट्रक्चर क्या होता है, नंबर सिस्टम का स्ट्रक्चर क्या होता है, बेसिक सी डिफिनीशन बताई। नेक्स्ट लेक्चर में आपको पहली एक्सरसाइज सॉल्व कराएंगे, जिसमें स्टार्ट हुआ डिवीजन एल्गोरिथम लेमा, वहाँ पे आपको बताएंगे, पहली एक्सरसाइज सॉल्व कराएंगे, ठीक ना। आई थिंक आपको यहाँ तक की चीज़ें सारी समझ में आ गई होंगी। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में पहली एक्सरसाइज के साथ। बाय बाय।